हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? संविधान सभा के बारे में हम क्या है आज बात करने वाले हैं। यानी संविधान के अंतर्गत दोस्तों हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख रहे थे, उसको हमने पढ़ लिया था। अब बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की। किस तरह से भारत के संविधान का निर्माण किया गया था, संविधान सभा का गठन किस तरह से किया गया था, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, किस तरह से संविधान सभा ने कार्य किया था, कितनी समितियों के माध्यम से कार्य किया था, उस पर हम दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संविधान सभा की बात करते हैं दोस्तों। संविधान सभा के अगर विचार की बात करते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम विचार कहाँ पर आया था? तो सर्वप्रथम विचार कहाँ पर आया था संविधान सभा का? इंग्लैंड में आया था। इंग्लैंड की हम बात करते हैं। और किसने दिया था दोस्तों? ये हेनरी मैन ने दिया था। यानी अगर हम संविधान सभा के सर्वप्रथम विचार की बात करते हैं दोस्तों, तो ये विचार कहाँ से आया था? ये आया था इंग्लैंड से। हेनरी मैन ने इसको सर्वप्रथम दिया था। लेकिन अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन कहाँ पर किया गया था, यानी पहला कौन सा देश था जहाँ पर संविधान सभा का गठन किया गया था? सर्वप्रथम संविधान सभा की गठन की बात करते हैं तो किस देश ने संविधान सभा का गठन किया था दोस्तों? अमेरिका की अगर हम बात करें, किसकी दोस्तों? अमेरिका की। तो अमेरिका ने 1787 में दोस्तों अपने यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया था। यानी अगर हम विचार की बात करते हैं तो ये विचार कहाँ से आया था दोस्तों? इंग्लैंड से आया था। हेनरी मैन ने इसको क्या है दिया था। लेकिन अगर हम सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन करने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका था। 1787 में अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया जाता है। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्रांस में कब किया जाता है संविधान सभा का गठन? फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में 1789 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में किस तरह से संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इसी को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों संविधान सभा की मांग की। सभा के मांग की किस तरह से भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग की गई थी, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता चला गया था वैसा वैसा भारतीयों को लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा, इसलिए भारतीय लोगों को भारतीय संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। यानी भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी दस्तावेज का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, ऐसा विचार भारतीयों के मन में आने लगा था। इसीलिए दोस्तों क्या धीरे धीरे उन्होंने क्या है मांग करने लगे थे। यानी अगर हम मांग की बात करते हैं कि सबसे पहले भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो सबसे पहले किसने की थी दोस्तों? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और दोस्तों किस विधेयक के माध्यम से की थी? यानी अगर हम बात करते हैं तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से दोस्तों 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। यानी भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने कब संविधान सभा की मांग की थी? 1922 में महात्मा गांधी ने भी दोस्तों असहयोग आंदोलन के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। यानी महात्मा गांधी को भी ऐसा महसूस होने लगा कि भारतीयों के लिए दोस्तों एक संविधान होना चाहिए, यानी भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए और इस संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। लेकिन दोस्तों अभी तक किसी ने भी ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग नहीं की थी। 1922 में ही दोस्तों 1922 में ही शिमला में संयुक्त अधिवेशन बुलाती हैं दोस्तों एनी बेसेंट ने भी दोस्तों क्या है संविधान सभा की मांग करती है। यानी 1922 में ही शिमला में राज्य का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर दोस्तों एनी बेसेंट संविधान सभा की मांग करती है। 1924 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों,
1924 में किसके द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है? मोतीलाल नेहरू संविधान सभा की मांग करते हैं। कब करते हैं दोस्तों? ये 1924 में करते हैं। लेकिन अगर हम 1934 की बात करें दोस्तों, तो 1934 में किसके द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है? एम.एन. रॉय और क्या है? स्वराज पार्टी की हम बात कर लेते हैं। स्वराज पार्टी की हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें 1934 की, तो 1934 में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रखर नेता थे दोस्तों एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा ऑफिशियली दोस्तों आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की जाती है। जबकि पहली पार्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहली पार्टी कौन सी हो जाती है जिसने संविधान सभा की मांग की थी? स्वराज पार्टी हो जाती है। जबकि अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं दोस्तों, तो कांग्रेस ने कब संविधान सभा की मांग की थी? 1935 में कांग्रेस को भी लगने लगा था कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो 1935 में कांग्रेस ने भी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली संविधान सभा की मांग की थी। 1938 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1938 में किसके द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वयस्क मत अधिकार के द्वारा संविधान का निर्वाचन होना चाहिए और संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए ताकि वो भारतीय संविधान का निर्माण कर सके। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग कब कब की गई, तो दोस्तों सर्वप्रथम की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। क्योंकि क्वेश्चन या तो ये पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम किसने संविधान सभा की मांग की थी, तो सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कहाँ से? 1934 से पूछा जाता है कि वर्ष 1934 में किसने संविधान सभा की मांग की, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की किसने मांग की थी, ऑफिशियली किसने मांग की थी? तो दोस्तों किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। और पूछा जाए कि किस पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वराज पार्टी हो जाएगा। यानी स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की मांग की थी। तो दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से क्या है? संविधान सभा की भारतीयों की तरफ से क्या है? संविधान सभा की मांग की बात की जा रही थी। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। यानी अंग्रेजों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी दोस्तों। पहली जो प्रतिक्रिया आई थी वो कब आई थी दोस्तों? वो आई थी 8 अगस्त 1940 को आई थी। कब आई थी दोस्तों? 8 अगस्त 1940 को आई थी दोस्तों। इसको क्या कहा जाता था? इसको अगस्ता प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो प्रक्रिया आती है दोस्तों, ये कब आती है? 8 अगस्त 1940 को आती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अगस्ता प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उस समय वायसराय कौन थे दोस्तों? उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथ गो थे दोस्तों। यानी इनकी अध्यक्षता में ये जो अगस्ता प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को लाया जाता है। और इस प्रस्ताव के माध्यम से दोस्तों क्या बात कही गई थी? इसमें कहा गया था कि मुख्यतः भारतीय लोगों को भारतीय संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये था दोस्तों कि भारत के लोगों के अलावा दोस्तों भारतीय संविधान सभा में अन्य देश के लोगों को भी शामिल किया जा सकता। इसका ये बहुत बड़ा रीज़न माना गया था दोस्तों। और इसी वजह से दोस्तों क्या है? इसको अस्वीकार कर दिया गया था। यानी इसका क्या किया गया दोस्तों? बहिष्कार किया गया था। यानी ये जो 8 अगस्त 1940 को अगस्ता प्रस्ताव आता है दोस्तों, इसको इस वजह से यानी मुख्यतः भारतीय लोगों की वजह से क्या है? इसको अस्वीकार किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 1942 में एक और प्रस्ताव आता है जिसको हम क्या है दोस्तों? क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। कब आता है दोस्तों? ये 1942 में आता है। किसकी अध्यक्षता में आता है दोस्तों? ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में लाया गया था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में लाया गया था। यानी ये 1942 में आता है दोस्तों। और इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? इसके माध्यम से कहा गया दोस्तों कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोस्तों युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी भारत में संविधान सभा का गठन कब किया जाएगा दोस्तों? दूसरे
विश्व युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी ये जो क्रिप्स मिशन था, इसके माध्यम से ये कहा गया कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा, भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और क्या क्या कहा गया था दोस्तों इस प्रस्ताव के माध्यम से? इसमें कहा गया था दोस्तों, राज्यों के पास ऐसे अधिकार हैं दोस्तों कि राज्य चाहे तो दोस्तों इसी संविधान को स्वीकार कर सकता है, इसी संविधान को स्वीकार कर सकता है या दोस्तों अपने लिए अलग संविधान बना सकता है। यानी इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से कहा गया कि राज्यों के पास ऐसे अधिकार हैं कि राज्य चाहे तो इसी संविधान को स्वीकार कर सकता है या अपने लिए अलग संविधान बना सकता है। और दोस्तों क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे इसके माध्यम से? मुस्लिम लीग दोस्तों या तो भारत में शामिल हो सकती है, भारतीय संघ में शामिल हो सकती है, या फिर दोस्तों अपने लिए अलग संविधान बना सकती है। यानी ऐसा प्रावधान कर दिया गया था कि मुस्लिम लीग के पास ऐसे अधिकार थे कि मुस्लिम लीग चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो सकती है या अपने लिए अलग संविधान बना सकती है। और क्या प्रावधान कर दिया गया था दोस्तों इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से? दोस्तों इसके माध्यम से कहा गया, जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता है दोस्तों, भारत की रक्षा का दायित्व किसके पास रहेगा दोस्तों? भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटेन के पास रहेगा। यानी ये प्रावधान किसके माध्यम से किए गए थे दोस्तों? ये क्रिप्स मिशन के माध्यम से कर दिए गए थे। यानी क्रिप्स मिशन कब आया था दोस्तों? 1942 में आया था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इसको लाया गया था। इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? इसके माध्यम से कहा गया कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा दोस्तों, भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट होता है और 14 अगस्त 1945 तक चलता है। तो इसके माध्यम से ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होगा, भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। राज्यों के पास ऐसे अधिकार थे दोस्तों कि राज्य चाहें तो इसी संविधान को स्वीकार कर सकते हैं या अपने लिए अलग संविधान बना सकते हैं। मुस्लिम लीग के पास भी ऐसे अधिकार थे दोस्तों। मुस्लिम लीग चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो सकती है या अपने लिए अलग संविधान बना सकती है दोस्तों। और क्या क्या बात कही गई थी कि भारत की रक्षा का दायित्व, यानी जब तक भारतीय संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटेन के पास रहेगा। ये सारे क्या है प्रावधान इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से कर दिए गए थे दोस्तों। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने इसको क्या है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। यानी महात्मा गांधी ने कहा ये ऐसा चेक है दोस्तों जिसका भुगतान दिवालिया बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी थी? क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने दी थी दोस्तों। लेकिन जैसे ही दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है। यानी 1945 में 14 अगस्त 1945 को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है और ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है। और लेबर पार्टी दोस्तों कैबिनेट स्तर के 3 मंत्रियों को भारत भेजती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ये जो कैबिनेट मिशन होता है दोस्तों, ये कब आता है? ये दिल्ली आता है दोस्तों 24 मार्च 1946 को आता है। 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता है। ये जो कैबिनेट होता है दोस्तों, इसमें कुल 3 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं? 3 सदस्य आते हैं। एक हमारे सर पैथिक लॉरेंस होते हैं, सर पैथिक लॉरेंस, और दूसरे सर स्टेफर्ड क्रिप्स की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी इसके सदस्य होते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं दोस्तों? अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर। यानी ये जो कैबिनेट मिशन होता है दोस्तों, ये कब आता है? भारत
24 मार्च 1946 को आता है। इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं और ये कैबिनेट सदस्य होते हैं दोस्तों। यानी जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है और लेबर पार्टी अपने कैबिनेट स्तर के 3 मंत्रियों को भारत भेजती है, जिसको हम कैबिनेट के नाम से जानते हैं या कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और यही कैबिनेट मिशन दोस्तों क्या है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन करता है। यानी ये जो कैबिनेट मिशन होता है दोस्तों, सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? सर पैथिक लॉरेंस होते हैं, जो कि सचिव भी थे दोस्तों, भारत के क्या है, सचिव भी थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये किसके थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे दोस्तों, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और एबी अलेक्जेंडर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये नौसेना के मंत्री थे, नौसेना के मंत्री थे। यानी ये जो कैबिनेट मिशन था दोस्तों, इसी की सिफारिशों पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। ये जो कैबिनेट मिशन होता है दोस्तों, इसने भारत की संविधान सभा की सीटों को जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया। यानी इसका मानना था कि भारत में 10 लाख आबादी पर संविधान सभा की 1 सीट आवंटित की जाएगी। यानी 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा की कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी? 1 सीट आवंटित की जाएगी, 1 सीट आवंटित की जाएगी। इस तरह का क्या है, प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों संविधान सभा का जो आंकड़ा निकल कर आता है, कितना आता है संविधान सभा की सदस्य संख्या का? सदस्यीय संख्या का जो आंकड़ा निकल कर आता है वो दोस्तों कितना निकल कर आता है? 389 निकल कर आता है। 389 क्या है? संविधान सभा की सीटें होती है। यानी अगर हम बात करें कि कैबिनेट की सिफारिशों पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है नवंबर 1946 में। कैबिनेट ने संविधान सभा की सीटों को जनसंख्या के अनुपात में आवंटित कर दिया था और कहा कि 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा की 1 सीट आवंटित की जाएगी। इसीलिए जो सदस्यीय संख्या निकल कर आती है संविधान सभा की, वो 389 निकल कर आती है। ये जो 389 सदस्यीय संख्या है दोस्तों, इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित कर दी गई थी, ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई दोस्तों। जबकि 93 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके लिए आवंटित की गई थी दोस्तों? देसी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी। किसके लिए आवंटित की गई थी दोस्तों? ये देसी रियासतों के लिए आवंटित की गई। ये जो 296 सीटें थी दोस्तों, ये जो 296 सीटें थी, इनमें 292 और प्लस के 4 सीटें थी। यानी ये जो 4 सीटें थी ये कहाँ से थी? आयुक्तों के प्रांत से थी, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी। यानी अगर हम चीफ कमिश्नरी प्रांतों की बात करते हैं, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी दोस्तों। कहाँ से थी? चीफ कमिश्नर। यानी 4 चीफ कमिश्नरी उस समय प्रांत थे। ये जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे दोस्तों, जैसे आज भारत में यूनियन टेरिटरी होते हैं, ठीक उसी प्रकार उस समय क्या है, चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे दोस्तों और यहाँ से क्या है, संविधान सभा की 1-1 सीट आवंटित की जानी थी। कौन कौन से थे दोस्तों? तो ये अगर हम इसे ABCD की फॉर्म में देखते हैं तो ए से हमारा आ जाएगा अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। और दूसरा चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन सा था दोस्तों? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान था। और तीसरा हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? कुर्ग था सी से। और डी से क्या आ जाएगा? दिल्ली था। यानी ये जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे दोस्तों, यहाँ से संविधान सभा की 1-1 सीट आवंटित की गई थी। अजमेर मेरवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से मुकुट विहारी भार्गव क्या है दोस्तों, निर्वाचित होकर आए थे। जबकि बलूचिस्तान की बात करते हैं तो दोस्तों ये क्षेत्र कहाँ पर चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था। तो ये क्या है, सीट खाली थी। कुर्ग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, CM पूर्णाचार्य यहाँ से निर्वाचित होकर आए थे। और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ से कौन निर्वाचित होकर आए थे? यहाँ से आए थे देशबंधु गुप्ता। यानी ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। ये 296 सीटें दोस्तों क्या होकर आती हैं? ये जो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटें थी दोस्तों, ये क्या थी? निर्वाचित होकर आई थी, निर्वाचित होकर आई थी। जबकि देसी रियासतों को आवंटित की गई सीटें, यानी 93 सीटें किसको आवंटित की गई थी? देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। और दोस्तों ये क्या होकर आती हैं? मनोनीत होकर आती है। इसलिए
इसका मतलब यह है दोस्तों कि भारत की जो संविधान सभा थी दोस्तों, वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार से होकर आई थी। यानी कुछ सीटें तो उसकी निर्वाचित होकर आई थी और कुछ सीटें दोस्तों क्या है, मनोनीत होकर आई थी। ये जो निर्वाचित सीटें थी दोस्तों कितनी थी, 296 सीटें, जो कि राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आई थी। जबकि 93 सीटें दोस्तों देसी रियासतों के द्वारा क्या है, मनोनीत होकर आई थी। यानी देसी रियासत के जो भी प्रमुख होकर हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे दोस्तों, उनके माध्यम से इनको मनोनीत किया गया था। तो ये जो 296 सीटें थी दोस्तों, इन पर निर्वाचन कब किया गया था, यानी अगर हम बात करें ये जो 296 सीटें थी, इनका निर्वाचन कब होता है दोस्तों, कब निर्वाचित होकर आती हैं। निर्वाचन की अगर हम बात करें तो इनका निर्वाचन कब होता है, जुलाई अगस्त में होता है। कब होता है दोस्तों, जुलाई अगस्त 1946 में होता है। कितनी सीटों पर होता है दोस्तों, 296 सीटों पर होता है। इन 296 सीटों में से दोस्तों कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त होती हैं, कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती हैं। जबकि मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त होती हैं दोस्तों, 73 सीटें प्राप्त होती हैं। और दोस्तों निर्दलीय की अगर हम बात करते हैं, निर्दलीयों को कितनी सीटें प्राप्त होती हैं दोस्तों, 8 सीटें। और जबकि छोटी पार्टियां थी उस समय, कुछ छोटी पार्टियों की अगर हम बात करते हैं तो छोटी पार्टियों को कितनी सीटें प्राप्त होती हैं दोस्तों, 7 सीटें प्राप्त होती है। यानी अगर हम निर्वाचन की बात करते हैं तो निर्वाचन कैसा था दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था। राज्य की विधानमंडलों के द्वारा संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए थे। निर्वाचन की प्रक्रिया दोस्तों एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली थी। यानी भारत में दोस्तों 2 तरह से निर्वाचन होता है। एक प्रक्रिया होती है दोस्तों जिसको हम क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली कहते हैं। और दूसरी प्रणाली होती है दोस्तों अग्रताही विजेता। इसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति भी कहते हैं, जिसको हम अग्रताही विजेता कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, अग्रताही विजेता का मतलब है दोस्तों कि जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होंगे उसको ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली में दोस्तों ऐसा प्रावधान नहीं हुआ है, बल्कि इसमें निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता। तो जैसे हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इन दोनों में अंतर इतना ही है दोस्तों, इसका मतलब है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होंगे वही विजेता घोषित किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र में ऐसा मान लीजिएगा 100 वोट हैं और दोस्तों 10 कैंडिडेट वहाँ पर खड़े हैं। और 10 कैंडिडेटों में दोस्तों किसी को 20 वोट प्राप्त हो गए, किसी को दोस्तों 10 वोट प्राप्त हो गए, किसी को 4 वोट प्राप्त हो गए, किसी को 6 वोट प्राप्त हो गए, इस तरह से। लेकिन एक जो कैंडिडेट था हमारा जिसको 20 वोट प्राप्त हुए थे दोस्तों, सर्वाधिक वोट उसको प्राप्त हुए, तो ऐसे व्यक्ति को विजयी घोषित कर दिया जाता है। किस पद्धति में दोस्तों, अग्रताही विजेता या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के द्वारा ऐसे उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया था। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा हुआ था, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के माध्यम से इनका निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, इनडायरेक्ट रूप से हुआ था, डायरेक्ट रूप से सदस्य निर्वाचित नहीं हुए थे। 296 सीटें दोस्तों निर्वाचित होकर आती हैं। इन 296 में से कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती हैं और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त होती हैं, 73 सीटें। जबकि निर्दलीय को 8 सीटें प्राप्त होती हैं और उस समय कुछ छोटी पार्टियां भी थी दोस्तों, तो उनको कितनी सीटें प्राप्त होती हैं, 7 सीटें प्राप्त होती हैं। संविधान सभा की दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं तो संविधान सभा का गठन 3 चरणों में माना जाता है। गठन कितने चरणों में माना जाता है दोस्तों, 3 चरणों में माना जाता है। यानी अगर हम पहले चरण की बात करते हैं तो पहले चरण में सदस्य संख्या कितनी निर्धारित कर दी गई थी दोस्तों, 389 निर्धारित कर दी गई थी। इन 389 में से दोस्तों 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई थी। ब्रिटिश भारत के लिए कर दी गई थी दोस्तों, आवंटित कर दी गई थी। और यहाँ से सीटें होकर आई थी दोस्तों, यहाँ से निर्वाचित होकर आई थी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आई थी। जबकि 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थी, देसी रियासतों के लिए थी दोस्तों। और यहाँ से सीटें होकर आई थी दोस्तों, मनोनीत होकर आई थी।
मनोनीत होकर आई थी। यानी पहले चरण की अगर हम बात करते हैं तो पहले चरण में संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थी, जहां से सीटें निर्वाचित होकर आई थी, जबकि 93 सीटें देसी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी, जहां से सीटें मनोनीत होकर आई थी। दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरे चरण में ऐसा माना जाता है कि हैदराबाद दोस्तों एकमात्र ऐसी देसी रियासत रही थी जिसने संविधान सभा में दोस्तों भाग नहीं लिया था। यानी अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं दोस्तों, तो हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बाकी सभी देसी रियासतों का संविधान सभा में भाग लेना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाकी जितनी भी देसी रियासतें थी दोस्तों, उन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था, लेकिन हैदराबाद एकमात्र ऐसी देसी रियासत रही थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इसके बाद दोस्तों तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरे चरण में क्या प्रावधान किया गया था। तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो सदस्य संख्या, जो संविधान सभा थी दोस्तों, इसकी सदस्य संख्या घटकर कितनी रह गई थी, 324 रह गई थी। यानी जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे दोस्तों क्या है, देश का बंटवारा होने लगा था। यानी 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो जाता है, तो संविधान सभा की सीटें क्या है, घटकर कितनी रह जाती है, 324 रह जाती है। इन 324 सीटों में से दोस्तों 235 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई, दोस्तों। और जबकि 89 सीटें किसके लिए आवंटित की गई थी, देसी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी। यानी अगर हम संविधान सभा के गठन के चरण की बात करते हैं तो कितने चरणों में किया गया था, 3 चरणों में किया गया था दोस्तों। पहले चरण में सदस्य संख्या 389 निर्धारित कर दी गई थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई थी, जहां से सीटें निर्वाचित होकर आई थी, जबकि 93 सीटें देसी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी, जहां से सीटें मनोनीत होकर आई थी। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद एकमात्र ऐसी देसी रियासत रही थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बाकी देसी रियासतों का संविधान सभा में भाग लेना, यानी कि बाकी सभी देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग लिया था। तीसरे चरण में ऐसा माना जाता है कि 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो जाता है, एक अलग देश पाकिस्तान बन जाता है और एक क्या है, भारत बन जाता है। तो संविधान सभा की सीटें घटकर कितनी रह जाती हैं, 324 रह जाती हैं। इनमें से 235 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई थी, जबकि 89 सीटें क्या है, देसी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी। ऐसा माना जाता है कि आगे चल के और भी दोस्तों क्या है, संविधान सभा की सीटें क्या है, कम हो जाती हैं, यानी कि 299 क्या है, लास्ट में जाके रह जाती हैं, और 284 सदस्य ही क्या है, भारतीय संविधान पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। तो आगे चल के ये सीटें और भी क्या है, कम हो जाएंगी। संविधान सभा की कार्य प्रणाली की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, किस तरह से कार्य किया था, कार्य की अगर हम बात करें, कार्य प्रणाली की बात करें तो किस तरह से संविधान सभा ने कार्य किया था। यानी संविधान सभा की पहली बैठक की अगर हम बात करते हैं, प्रथम बैठक की बात करें दोस्तों, प्रथम बैठक कब की जाती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। और पहली बैठक के दोस्तों अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो दोस्तों संविधान सभा के पहले बैठक के अध्यक्ष होते हैं। यानी पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को होती है, दिल्ली में होती है, और इसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। ये दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। इनको फ्रांस की भांति वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है दोस्तों। किसके आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर इनको संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो पहली बैठक की अगर बात की जाए कि पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक के अध्यक्ष थे। अगर हम सदस्यों की बात करें दोस्तों, पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो ऐसा माना जाता है कि 9 महिलाओं सहित 211 सदस्य क्या है, पहली बैठक में भाग लेते हैं दोस्तों। कितने सदस्य भाग लेते हैं,
211 सदस्य भाग लेते हैं, जिनमें क्या है 9 महिलाएं भी शामिल हैं। तो इस तरह से क्या है कार्य प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, चैम्बर भवन में होती है, दिल्ली के पुस्तकालय भवन में होती है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, जो कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। पहली बैठक में 211 सदस्य भाग लेते हैं। पहली बैठक का दोस्तों मुस्लिम लीग क्या है बहिष्कार कर देती है, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती है कि हमारा एक अलग संविधान होना चाहिए, अलग क्या है हमारा एक संविधान होना चाहिए। तो पहली बैठक में क्या है मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है। दूसरी बैठक की अगर हम बात करें दोस्तों तो दूसरी बैठक कब होती है? दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। और दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों क्या है दूसरी बैठक के अध्यक्ष होते हैं, जो कि निर्वाचित होकर आते हैं। तो पहली बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, जो कि वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं फ्रांस की भांति। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। और दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। संविधान सभा के दोस्तों 2 उपाध्यक्ष भी थे, यानी अगर उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे। कौन कौन थे दोस्तों? उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और कौन थे दोस्तों? BT कृष्णामाचारी की अगर हम बात करते हैं, BT कृष्णामाचारी ये संविधान सभा के क्या थे दोस्तों? उपाध्यक्ष थे। ये क्या है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो कई बार पूछा गया संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे? तो दोस्तों संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। एक HC मुखर्जी की अगर हम बात करते हैं और दूसरे हमारे क्या है BT कृष्णामाचारी की अगर हम बात करते हैं। तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे। अगर महासचिव की बात करते हैं, महासचिव की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो संविधान सभा के एक महासचिव भी थे। कौन थे दोस्तों? HBR अयंगर, यानी HBR अयंगर की बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या थे? संविधान सभा के महासचिव थे। संवैधानिक सलाहकार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सलाहकार की अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन थे? BN राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और दोस्तों सर BN राव ने ही सबसे पहले भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो ये सारी बातें दोस्तों हम क्या है देखते हैं संविधान के निर्माण के अंतर्गत, यानी किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, वो सारी बातें हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।